हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर.के. नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं NG ट्यूब इंसर्शन या राइज ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन। जो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है उसको कैसे इंसर्ट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। इंडिकेशंस: by inserting a nasogastric tube you are gaining access to the stomach and its content। जब आप NG ट्यूब डालते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाता है स्टमक तक पहुंचने का, स्टमक और उसके कंटेंट तक पहुंचने का आपको एक्सेस मिल जाता है। दिस इनेबल यू टू ड्रेन गैस्ट्रिक कंटेंट, डिकम्प्रेशन द स्टमक, ऑब्टेन ए स्पेसिमेन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट और इंट्रोड्यूस ए पासेज इनटू द GI ट्रैक्ट। मीन्स दिस इनेबल, ये इनेबल कर देता है यू टू ड्रेन गैस्ट्रिक कंटेंट, कि आप गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाल सकते हैं। स्टमक के अंदर अगर गैस है तो डिकम्प्रेस कर सकते हैं और ऑब्टेन ए स्पेसिमेन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी कि आप स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है उसका एक सैंपल भी ले सकते हैं। और इंट्रोड्यूस ए पासेज इनटू द GI ट्रैक्ट, और GI ट्रैक्ट तक पहुंचने का आपको एक रास्ता भी मिल जाता है। दिस विल अलाउ यू टू ट्रीट गैस्ट्रिक इमोबिलिटी एंड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके द्वारा आप बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को भी ट्रीट कर सकते हैं, इमोबिलिटी की वजह से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। इट विल आल्सो अलाउ फॉर ड्रेनेज और लावेज इन ड्रग ओवरडोज और पॉइजनिंग एंड ट्रॉमा। ओके, now definition: insertion of a small bore tube to the stomach through the nasopharynx। यानी कि इसकी डेफिनेशन है इंसर्शन ऑफ ए स्मॉल बोर ट्यूब टू द स्टमक थ्रू द nasopharynx। nasopharynx के द्वारा आप एक ट्यूब को स्टमक तक पहुंचाने क्या कहलाता है? NG ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, nasopharynx के द्वारा स्टमक में स्मॉल बोर ट्यूब को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? NG ट्यूब इंसर्शन कहलाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब होता है कि NG ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन कब नहीं कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सीवियर फेशियल ट्रॉमा ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंसर्शन द ट्यूब इंट्राक्रैनियली इन दिस इंटेंस ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब यू बी इंसर्टेड। मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जब सीवियर फेशियल ट्रॉमा हो, और ट्रॉमा कौन सा? जिसमें पैलेट डिसरप्शन हो, यानी जो पैलेट वाला रीजन है उसमें अगर डिसरप्शन हो या उसमें चोट लगी हो या उसमें ओरल माउथ में सर्जरी हुई हो तो वहाँ पे आप NG ट्यूब को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पैलेट के अंदर जो क्रिब्रिफॉर्म है एक रास्ता बनता है क्रेनियम की तरफ। अगर आप ट्यूब को इंसर्ट करेंगे nasopharynx के थ्रू तो वो ट्यूब NG ट्यूब जो है क्रेनियम में जाने के चांस रहते हैं। इसलिए आपको NG ट्यूब इंसर्ट नहीं करनी है अगर क्रिब्रिफॉर्म पैलेट या पैलेट के अंदर कोई भी सर्जरी हुई है तब। लेकिन अगर आप माउथ ओरल सर्जरी लाइक टीथ, गम्स, छोटी मोटी चोट, तो उस कंडीशन में NG ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं ओरल के टाइम पर। लेकिन पैलेट रीजन में सर्जरी हुई तो आपको नहीं डालना चाहिए। ऐसे केस में आपको ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। वो ट्यूब जो मुंह के द्वारा स्टमक तक पहुंचती है उस ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बोलते हैं हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। किसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके कॉम्प्लिकेशन है नंबर 1, द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ NG ट्यूब इंसर्शन इंक्लूड एस्पिरेशन एंड टिश्यू ट्रॉमा। टिश्यू ट्रॉमा और एस्पिरेशन इसके मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जब आप NG ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो टिश्यू डैमेज होने का चांस रहता है और एस्पिरेशन का भी चांस रहता है। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो भी कंटेंट है गैस्ट्रिक कंटेंट उनका या और भी कोई कंटेंट उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाना एस्पिरेशन कहलाता है, तो इनसे हमें बचाना है। ओके, सेकंड पॉइंट इज प्लेसमेंट ऑफ द कैथेटर कैन इंड्यूस गैगिंग और वोमिटिंग, देयरफॉर सक्शन शुड ऑलवेज बी रेडी टू यूज इन केस ऑफ दिस हैपनिंग। मतलब इसकी वजह से क्या हो सकता है? गैगिंग और रिफ्लेक्स हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है NG ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। यूनिवर्सल प्रिकॉशन की अगर हम बात करें, ग्लव्स मस्ट बी वॉर्न व्हाइल स्टार्टिंग NG ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन and if the risk of vomiting is high, the operator should consider face and eye protection as well as gown। मतलब कि प्रिकॉशन मतलब NG ट्यूब इंसर्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है, तो उसके लिए है गाउन वोन भी
तो आपको ग्लव्स जो है वो तो वॉर्न करना है, मतलब पहनना ही है, ग्लव्स पहनना है। और अगर लगता है कि पेशेंट जो वॉमिटिंग कर सकता है तो आपको आई प्रोटेक्शन गाउन ये भी वेयर करना है। इक्विपमेंट की बात करें हम, ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, असेंबल्ड एंड अवेलेबल एट द बेड साइड prior टू स्टार्टिंग द NG ट्यूब। बेसिक इक्विपमेंट इंक्लूड, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट हैं आपको बेड साइड अवेलेबल होने चाहिए। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? नंबर 1 है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो भी आपको बचाता है इन्फेक्ट होने से, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब या ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब होनी चाहिए। कैथेटर टिप इरीगेशन 60 ml 60 ml की सिरिंज होनी चाहिए। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट प्रेफरली 2% ज़ैलोकैन जेली 2% ज़ैलोकैन जेली होनी चाहिए। बेसिकली ये लुब्रिकेंट करने, चिकना करने के लिए काम में आती है। टिप जो है NG ट्यूब का जो अग्रभाग है उसको चिकना करने काम आती है। बेसिकली ये जो है लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करती है। नेक्स्ट है एडेसिव टेप, टेप चाहिए चिपकाने के लिए, ट्यूब को स्टेबल करने के लिए। लो पावर्ड सक्शन डिवाइस और ड्रेनेज बैग भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में स्टेथोस्कोप चाहिए ऑस्कल्टेट करने के लिए। कप ऑफ वाटर, पानी, 1 कप पानी चाहिए। इमेसिस बेसिन, अगर पेशेंट उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है तो उसके लिए आपको इमेसिस बेसिन कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। pH इंडिकेटर स्टेप्स, और एसिड स्टमक की कंटेंट की pH को परखने के लिए, जांच करने के लिए आपके पास pH इंडिकेटर स्टेप्स होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर कैसे करना है? सबसे पहले गैदर इक्विपमेंट को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद में डन नॉन स्टेरल ग्लव्स को पहन लेना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड शो इक्विपमेंट, पेशेंट को जो है प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है और इक्विपमेंट के बारे में बता देना है। पेशेंट को इसलिए बताना चाहिए प्रोसीजर के बारे में ताकि उसकी एंजाइटी जो है वो दूर हो सके। नंबर 4 है इफ़ पॉसिबल सिट पेशेंट अपराइट फॉर ऑप्टिमल नेक स्टमक अलाइनमेंट। जितना हो सके पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में या हाई फॉरवर्ड पोजीशन में बैठाना चाहिए कंफर्टेबली। पॉइंट नंबर 5 एग्जामिन नोस्ट्रल फॉर डिफॉर्मिटी ऑब्स्ट्रक्शन टू डिटरमाइन बेस्ट साइड ऑफ फॉर इंसर्शन। पेशेंट का जो बेस्ट नोस्ट्रल है उसको चेक करना चाहिए। कहीं किसी नोस्ट्रल में अगर चोट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ से अपने को NG ट्यूब को इंसर्ट नहीं करना है, एकदम क्लियर वे हो वहाँ से इंसर्ट करना है। पॉइंट नंबर 6 मेजर ट्यूबिंग फ्रॉम बेस ऑफ नोज टू द ईयर लोब देन द पॉइंट ऑफ हाफ वे बिटवीन एंड ऑफ स्टर्नम एंड द नावल। मतलब आपको ट्यूब को मेज़र करना है, नापना है, चेक करना है कि कितना आपको इंसर्ट करना है। उसके लिए आपको मेज़र करना है नोज टू ईयर लोब देन ईयर लोब टू हाफ वे बिटवीन एंड ऑफ स्टर्नम एंड नावल, यानी स्टर्नम और नावल के बीच में जो पॉइंट है वहाँ तक आपको मेज़र करना है। पहले नोज से ईयर लोब तक और ईयर लोब से जो स्टर्नम और नावल के बीच का जो पॉइंट है वहाँ तक आपको मेज़र। देखिए जिस NG ट्यूब को मेज़र करने का बेस्ट तरीका है नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब टू जिफर स्टर्नम। यहाँ से नोज से स्टार्ट हुआ है, नोज टू ईयर लोब और ईयर लोब से जिफर प्रोसेस। अगर हम यहाँ से देखें इधर से नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब से हाफ वे ऑफ द ये स्टर्नम है और यहाँ नावल है, नावल और स्टर्नम के बीच में हाफ पॉइंट तक, यहाँ तक हम उसको मेज़र करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ना। तो यही है NG ट्यूब को मेज़र करने का, नोज टू ईयर लोब और ईयर लोब से ये स्टर्नम है, स्टर्नम और इसके बीच में नावल के बीच में ये जो पॉइंट है यहाँ तक आप मेज़र कर सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद में मार्क मेजर लेंथ विथ ए मार्कर और नोट द डिस्टेंस। या तो आप डिस्टेंस को नोट कर लो या फिर जहाँ तक आपने मेज़र किया है लेंथ को वहाँ पे मार्कर से मार्क कर दो। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 लुब्रिकेट 2 to 4 इंच ऑफ ट्यूब विद लुब्रिकेंट ज़ैलोकैन जेली। मतलब आपको फिर उसके बाद में ट्यूब को 2 से 4 इंच तक लुब्रिकेट करना है, आगे से ज़ैलोकैन जेली लगाकर उसको चिकना करना है। दिस प्रोसेस वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मेनी पेशेंट्स, सो स्क्वाट ऑफ ज़ैलोकैन जेली इन दी नोस्ट्रल। ये प्रोसीजर क्या बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है, कोई भी पेशेंट इस प्रोसीजर को करवाना नहीं चाहता, इसलिए क्या थोड़ा सा ज़ैलोकैन जेली उसकी नोज़ के यानी नोस्ट्रल के अंदर भी इंसर्ट कर देना चाहिए। एंड स्प्रे ऑफ ज़ैलोकैन टू बी बैक ऑफ द थ्रोट विल हेल्प एलिवेट द डिस्कम्फर्ट। मतलब कि ज़ैलोकैन जेली की एक स्प्रे भी आती है, माउथ को ओपन करके उसके फेरिंग्स रीजन में भी स्प्रे कर देना चाहिए ताकि उसको जो है डिस्कम्फर्ट फील ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 9 पास टू वाया आइदर नियर्स पोस्टीरियरली पास द फेरिंग्स इनटू द इसोफेगस एंड देन स्टमक। जब आप ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो नियर्स के थ्रू जाएगा, फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस एंड देन स्टमक। ओके, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्वेलो। पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई आपको जब ट्यूब को इंसर्ट करें तो आपको स्वेलो रिफ्लेक्स करना होता है, स्वेलो निगलना है। ओके,
और हो सके तो यू में ऑफर आइस चिप्स और वाटर, आप पानी भी ऑफर कर सकते हैं। एंड एडवांस ट्यूब टू पेशेंट स्वेलो, जब पेशेंट स्वेलो करता है तो आपको ट्यूब को आगे की तरफ धकेलना है स्लोली जेंटल तरीके से। स्वेलोविंग ऑफ स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर में एनहेंस पासेस ट्यूब इनटू दिस, जब पेशेंट पानी पीता है या निगलता है तो वो भी आपको ट्यूब को आगे की तरफ पास करने में हेल्पफुल होता है। If resistance is made, rotate tube slowly with downward advancement toward closer ear. डू नॉट फोर्स, मतलब जब आपको लगे कि भाई ट्यूब रजिस्ट हो गई या आगे नहीं जा रही है तो आपको क्या करना है, ट्यूब को धीरे धीरे रोटेट करते हुए आगे की तरफ पुश करना है। ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बस जेंटल तरीके से उसको पुश करना है। ओके। पॉइंट नंबर 10, विड्रॉ ट्यूब इमीडिएटली इफ चेंज करंट पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस इफ ट्यूब कॉइल इन माउथ इफ द पेशेंट बीइंग टू कफ टर्न प्रिटी कलर। अगर पेशेंट खांसना शुरू कर देता है या माउथ के अंदर ट्यूब गोल गोल मुड़ जाती है, कॉइल हो जाती है, तो आपको क्या करना है, ट्यूब को बैक वापस निकालना है। अगर पेशेंट खांसी कर रहा है, खांस रहा है, इसका मतलब वो है उसके ट्रेकिया में जा कर के इरिटेट कर रही है, इसलिए ट्यूब को थोड़ा सा बैक पुल करना है और उसके बाद में उसको 20 से 30 सेकंड रेस्ट देना है, उसके बाद वापस इंसर्ट करना है। पॉइंट नंबर 11, एडवांस ट्यूब एंटिल मार्क इज रीच। ट्यूब को जब तक इंसर्ट करना है तब तक कि जहाँ तक हमने उसको मेज़र किया, लेंथ को मार्क किया, वहाँ तक ना पहुँच जाए तब तक उसको इंसर्ट करते रहना है। पॉइंट नंबर 12, चेक फॉर प्लेसमेंट बाय अटैचिंग सिरिंज टू फ्री एंड ऑफ द ट्यूब, है ना। जो ट्यूब का जो एंड वाला हिस्सा है उसमें सिरिंज को अटैच कर देना है। एस्पिरेट सैंपल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक का जो कंटेंट्स है उसको एस्पिरेट करना है। डो नॉट इंजेक्ट एयर बोलस, ईयर बोलस यानी ईयर उसमें पुश नहीं करनी है, एंजियो ट्यूब में कभी भी ईयर पुश नहीं करनी है। एज द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू टेस्ट द pH ऑफ द एस्पिरेटेड कंटेंट टू इंश्योर दैट द कंटेंट आर एसिडिक। सबसे बेस्ट तरीका होता है एनजी ट्यूब से सिरिंज अटैच करके एसिड कंटेंट को बाहर निकालो, उनकी pH को चेक करो, एसिडिक है तो उसके मतलब ट्यूब स्टमक के अंदर है, ये सबसे बेस्ट होता है। द pH शुड बी बिलो 6। ऑब्टेन एन एक्सरे टू वेरीफाई प्लेसमेंट बिफोर स्टीलिंग एनी फीडिंग मेडिकेशन और इफ यू हैव कंसर्न अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। अगर आपको डाउट लगता है कि ट्यूब अपनी जगह सही जगह पहुंची है या नहीं पहुंची स्टमक में, तो आप जो है उसके लिए एक्सरे भी कंफर्म कर सकते हैं। फीडिंग देने से पहले, मेडिकेशन देने से पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ट्यूब स्टमक में पहुंच चुकी है। अगर आपको डाउट लगता है तो एक्सरे करवाइए, बट जब तक आप कंफर्म नहीं हैं तब तक आपको एनजी ट्यूब फीडिंग नहीं देनी है। पॉइंट नंबर 13, सिक्योर ट्यूब विद टेप और कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड ट्यूब होल्डर, यानी आपको ट्यूब को जो है, एनजी ट्यूब को जो है पेशेंट के चीक या नोज की साइड उसको टेप की सहायता से होल्ड कर देना है, चिपका देना है। पॉइंट नंबर 14, इफ फॉर सक्शन रिमूव सिरिंज फ्रॉम फ्री ऑफ ट्यूब, कनेक्ट टू सक्शन सेट मशीन और ऑन टाइप ऑफ सक्शन एंड प्रेशर ऑन एज प्रेस्क्राइब। मीन्स अगर आपको लगता है कि सक्शन की ज़रूरत है तो सिरिंज को निकालो, देन उसको अटैच करो सक्शन डिवाइस से और सक्शन जो भी प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर ने उतना सक्शन अप्लाई कर दो। पॉइंट नंबर 15, डॉक्यूमेंट द रीज़न फॉर द ट्यूब इंसर्शन। आपको ये डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आपने ट्यूब क्यों इंसर्ट की है, ट्यूब का टाइप क्या है, साइज़ क्या है, नेचर एंड अमाउंट ऑफ एस्पिरेंट, जो आप बाहर निकाल रहे हैं एस्पिरेंट उसका नेचर अमाउंट क्या है, सक्शन एपरेटस क्या है, प्रेशर कितना है ना, नेचर क्या है, ड्रेनेज का इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन, और आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका कितना इफेक्टिवनेस है। कुछ नोट पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पार्शली फ्रीजिंग द ट्यूब कैन ईज इट्स पासेज, मतलब ट्यूब इंसर्ट करने से पहले अगर आप ट्यूब को थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दोगे तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, जिससे कि ट्यूब इजीली इंसर्ट की जा सकती है। ट्यूब क्या है, मुड़ती नहीं है अंदर जाने के बाद में, तो ट्यूब को अगर आप फ्रीज में रखते हो थोड़ी देर के लिए तो वो बेटर है, मतलब इंसर्ट करने के लिए बेटर है। पॉइंट नंबर 2, इन्फेंट कैन सक ए पेसिफायर ड्यूरिंग दी प्रोसेस। अगर आप बच्चों में इन्फेंट के अंदर एनजी ट्यूब इंसर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप उनको पेसिफायर दीजिए। पेसिफायर क्या होता है, एक मतलब हनी की निप्पल होती है, निप्पल जिसके अंदर हनी वो लगा हुआ होता है, उसको बेबी के निप्पल को सक करता है। जब बेबी सक करेगा तो आप एनजी ट्यूब को इंसर्ट करोगे तो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स होगा, उसके थ्रू आप जो है ईजिली
ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट रिले ऑन ए कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब टू प्रिवेंट पासेज इनटू द ट्रेकिया। यानी आपको कभी भी कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है एनजी ट्यूब इंसर्ट करते समय, और आपको जितना हो सके उसको सावधानी से बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कफ को अनकफ कर दो। ओके, कफ ट्यूब को जहाँ है ट्रेकिया में वहाँ रहने दो, आपको सिर्फ साइड से एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना है। बी श्योर एंड कंफर्म प्लेसमेंट यूजिंग द अबव मेथड। आपको कंफर्मेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप एनजी ट्यूब इंसर्ट कर दो, करने के बाद में आपको कंफर्म होना ज़रूरी है कि एनजी ट्यूब अपनी सही जगह पे है, स्टमक में पहुंच चुकी है। कोई भी फीडिंग देने से पहले आपको कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ लाइक, कमेंट, शेयर।